वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। कल से ईद की छुट्टी रहेगी, कितने दिन की रहेगी, क्या रहेगी, वो मैं लेक्चर के एंड में बता दूँगा, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था कि हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर देखा होगा, जहाँ पे आप क्या क्या प्रिपेयर करते हो। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो जिसको हम लोग शॉर्ट में LF बोलते हैं, डेबिट, रुपीस, क्रेडिट। रुपीस मतलब ये डेबिट वाला कॉलम है और ये क्रेडिट वाला कॉलम है, ये आर टू डिफरेंट कॉलम। ये एक पेज पे आप फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे, एक पेज सफिशिएंट नहीं होने वाला है, अगले पेज पे आप वापस वही फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, LF डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, एंड उसके बाद वाले पेज पे आपको ये वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी है, जो कि क्या है अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको आप पहले बना चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉजिक क्या था कि अगर नुकसान होता है तो किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में, और फायदा होता है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। बस इतनी चीजें याद रखना, हम लोग सम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी हेडिंग कैसे लेना है, तो हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ और पार्टनर्स का नाम, ठीक है। लेजर में लिखते थे हम लोग डायरेक्टली इन द बुक्स ऑफ, पार्टनर का नाम, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ के आगे आपको जर्नल एंट्रीज वर्ड ऐड करना पड़ेगा, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम है। दूसरी चीज, जो डेट होगी, डेट एक ही रहेगी, और वो डेट कौन सी रहेगी, एडमिशन वाली डेट होगी, जो हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर लिखा करते थे कि कोई ये सारे ट्रांजैक्शन जो अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं ना, ये एडमिशन वाले दिन ही हो रहा है। न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए असेट को रीवैल्यू किया जा रहा है, लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जा रहा है, जनरल रिजर्व को बांटा जा रहा है, जितनी भी सारी चीज क्वेश्चन में दी हुई है, एडजस्टमेंट में दी हुई है, वो सारी की सारी चीज एक ही दिन हो रही है, एक ही दिन। तो डेट के कॉलम में जो आप अमाउंट देखोगे वो एक ही अमाउंट होगा, उसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग डेट की जगह पे हर एंट्रीज को नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा कि हम लोग उसको डेट देंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। Amelendu and Samir share profit and losses in the ratio of 3:2। ये ओल्ड पार्टनर और ये इनका ओल्ड रेशियो, उनके बैलेंस शीट दी हुई है। सन्ड्री क्रेडिटर है, अमल का कैपिटल है, समीर का कैपिटल है, और जनरल रिजर्व के बाजू में पीसी लिख देना, पीसी पार्टनर्स कैपिटल। हम लोग हर सब में एक प्रैक्टिस फॉलो करते आ रहे हैं कि अगर रिजर्व फंड दिखा, अगर जनरल रिजर्व दिखा या प्रॉफिट एंड लॉस दिखा, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में डालना है। अब आप बोलोगे सर पार्टनर्स कैपिटल तो हमने प्रिपेयर नहीं किया है, नहीं प्रिपेयर किया है, लेकिन फिर भी उसकी एक जर्नल एंट्री बनने वाली है, तो वहां पे सिर्फ पीसी लिख के छोड़ देना, पीसी। आगे कैश एट बैंक, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स। एडजस्टमेंट पे चलते हैं। 1 अप्रैल 2017, मतलब जितनी भी डेट आएगी वो सब 1 अप्रैल 2017 की होगी। दे एडमिटेड परेश इनटू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में उन लोगों ने परेश को एडमिट किया। द टर्म बीइंग दैट, अब टर्म्स एंड कंडीशन है। पहला, ही शैल पे 16,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। पे वर्ड को अंडरलाइन कर लो, पे मतलब गुडविल कैश में आ रहा है। तो वो जो हम लोग शुरू के 6 या 7 सम में एंट्री सीखे थे ना, गुडविल को लाने वाली एंट्री, कल जो हमने एंट्रीज देखे थे वो गुडविल रेस करने की थी। वहां साफ साफ ऐसा होता है कि गुडविल जब कैश में नहीं आता है तो रेस होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पे। मैंने आपको बोला था कि कैसे पता चलेगा कि गुडविल कैश में आ रहा है, तो आप फोकस करने का, या तो पे वर्ड दिया रहेगा, या तो ब्रिंग वर्ड दिया रहेगा, या तो कैश वर्ड दिया रहेगा। ये तीनों में से कोई भी वर्ड दिया है मतलब गुडविल कैश में आ रहा है, और तीनों ही मिसिंग है मतलब गुडविल रेज होने वाला है, ठीक है। तो गुडविल कैश में आ रहा है, तो अब हम लोग एंट्री पास करते हैं। पहले हम लोग डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2017, अप्रैल की 1 तारीख। जहां पे हमने ईयर लिखा है उसके सामने वाला स्पेस ब्लैंक रहेगा, जहां पे हमने डेट लिखा है एंट्री वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको याद होगी गुडविल जब कैश में आता है तो एंट्री क्या होती है, तो गुडविल जब कैश में आता है एंट्री बनती है
कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना रुपया गुडविल आया कैश में? 16,000। इसमें बताने वाली चीज, कैश के सामने डीआर लिखेंगे। अगर आपको डॉट 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 डालना है आप डाल सकते हो, लेकिन अगर आप डॉट डॉट डालोगे तो आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। तो नॉर्मली जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं तो कैश अकाउंट लिखते हैं और एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट साइड पे एकदम कोने में, यहां नहीं लिखना है, यहां लिखना है। ये प्रेजेंटेशन है, जहां पर डेबिट वाला आइटम है उसके ऑपोजिट साइड पर जाके डीआर लिख देंगे, डीआर इंडिकेट डेबिट। अगली लाइन में आएंगे और क्रेडिट वाला आइटम रिकॉर्ड करेंगे टू गुडविल, और गुडविल के ना तो यहां सीआर लिखने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपने वर्ड लिखा TO2 इट इंडिकेट कि वो क्रेडिट में है। दूसरी चीज, जब हम लोग क्रेडिट वाला आइटम लिखते हैं तो कम से कम 2 या 3 उंगली का गैप छोड़ करके लिखना। कैसा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो गैप छोड़ते हैं, एग्जैक्टली गैप छोड़ के लिखना होता है, डायरेक्टली इसके नीचे से स्टार्ट नहीं करने का। ठीक है, डेबिट वाला आइटम मार्जिन से स्टार्ट होगा जो आपने खींचा था, और क्रेडिट वाला आइटम पैराग्राफ की तरह स्टार्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। डेबिट वाले के सामने डेबिट के कॉलम में एंट्री करना, और जो टू वाला है उसके सामने क्रेडिट में एंट्री करना। ठीक है, ये दोनों अमाउंट सेम लाइन में नहीं है, ये इसकी लाइन में है और ये इसकी लाइन में। वरना पब्लिक क्या करती पता है, ये लिखे 16 ठीक है, यहां 16 लिखेगी लेकिन इसके सामने लिख देगी, बोले कैश अकाउंट डेबिट 16,000 डेबिट 16,000 क्रेडिट। ऐसे नहीं होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट 16,000, फिर टू गुडविल अकाउंट, क्रेडिट वाले कॉलम में गुडविल के सामने आके 16,000 लिखना। नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, वो लोग सेम लाइन में दोनों अमाउंट पुट कर देते हैं, वो सेम लाइन में नहीं है। ये 16,000 कैश अकाउंट की लाइन में है, ये 16,000 गुडविल के लाइन में है। ठीक है, जर्नल एंट्री कंप्लीटेड। अपने को इसको नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। नरेशन लिखने के बाद आपको एक छोटी लाइन पुट करनी पड़ेगी, लाइन। ठीक है, अब आप अगर फोकस करोगे तो ये लाइन मैंने यहां से नहीं स्टार्ट किया है, यहां से लेकर के यहां तक नहीं घसीटा है। ये लाइन सिर्फ पर्टिकुलर वाले एरिया को कवर करेगा। लाइन हम लोग क्यों पुट करते हैं? ताकि हर जर्नल एंट्री दूसरी जर्नल एंट्री से अलग अलग नजर आए, वरना ऐसा लगेगा कि हमने एक के नीचे सब कुछ लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो लाइन होगी, ये लाइन पर्टिकुलर के कॉलम को कवर करेगी, सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम को कवर करेगी। नरेशन क्या होगा? तो नरेशन आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो जो उस एंट्री को एक्सप्लेन कर रहा हो, बस उसके आगे ये बीइंग वर्ड लगाना कंपलसरी है। नरेशन में आपको कुछ भी बोलना हो उसके आगे वर्ड लगाना पड़ेगा बीइंग। दिस इज द पार्ट ऑफ फॉर्मेट। बीइंग लगाओ और उसके आगे नरेशन में वो लिखो जो उस एंट्री को एक्सप्लेन कर दे। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन कितना बड़ा, कोशिश करने का कि आपका एक्सप्लेनेशन एक लाइन में खत्म हो जाए, लेकिन अगर 2 लाइन में भी जाता है तो ठीक है, लेकिन 3 लाइन अवॉइड करने का। जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अवॉइड करने का बेटर है, 1 लाइन में खत्म करने का। 2 में भी जा सकता है, 3 को अवॉइड करने का, क्योंकि हम लोग वहां पे डिटेल डिस्कशन नहीं देने के लिए बैठे, हम लोग सिर्फ एंट्री का समरी प्रोवाइड कर रहे हैं कि उस एंट्री में हुआ क्या। जैसे कि अगर हम लोग कॉमर्स वाले बच्चे, हम पढ़ के समझ जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल का मतलब कैश आया और कैश गुडविल के नाम पे आया। लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट होगा जो कंपनी का ओनर है, तो उसको क्या पता चलेगा ये क्या एंट्री है? तो हम उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, जिससे वो एंट्री समझ जाएगा कि एंट्री में हुआ क्या था। ठीक है, जैसे ही गुडविल कैश में आता है, अगर आपको याद होगा तो एक हिडन एंट्री पास करनी पड़ती थी, एक हिडन एंट्री जिसके बारे में क्वेश्चन कभी कुछ नहीं बोलता है। वो एंट्री थी गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। अब मैं वो एंट्री पास कर रहा हूं। अब एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद वापस से डेट में लिख देंगे 1 तारीख। वापस से 2017 लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कॉमन है।
मंथ हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इट इज ऑब्वियस कि वही मंथ चल रहा है। जब मंथ चेंज होगा हम लोग चेंज कर देंगे। फिलहाल 1 तारीख चल रही है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 तारीख। ठीक, हिडन एंट्री क्या थी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर्स का नाम एक का अमल है और दूसरे का समीर है। पार्टनर का नाम लिखेंगे तो उनके नाम के आगे कैपिटल वर्ड लिखना जरूरी है, तो अमल के आगे भी कैपिटल एंड समीर के आगे भी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटेगा या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा? गुडविल जो 16,000 आया है ये ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर ओल्ड रेशियो? अगर आपका आंसर वहां बैठे बैठे ओल्ड रेशियो आया है तो आपका आंसर गलत है। जब भी गुडविल कैश में आता है तो हमने सीखा था गुडविल बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कल हमने सीखा था कि जब गुडविल रेज होता है इन दैट केस गुडविल ओल्ड रेशियो में बटेगा। कैश में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दोनों केस में गुडविल पैदा हो रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। एक केस में कैश में इंट्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे केस में क्रिएट हो रहा है, दोनों में ही गुडविल है। ऐसा नहीं है कि वहां गुडविल था यहां गुडविल नहीं है। इट इज टू टाइप ऑफ गुडविल या टू सिनेरियो ऑफ गुडविल कि या तो गुडविल कैश में इंट्रोड्यूस होगा या तो गुडविल को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर गुडविल कैश में इंट्रोड्यूस होता है तो रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और अगर गुडविल को गुडविल को क्रिएट किया जा रहा है मतलब रेस किया जा रहा है तो रेस के केस में गुडविल जो बटेगा वो ओल्ड रेशियो में बटेगा। ठीक है, जो कल का लेक्चर हुआ था अगर किसी को उसमें डाउट होगा तो वो एक बार देख लेना कल का लेक्चर, या फिर वो लोग अपनी ये बात दिमाग में फिट कर लो कि जब गुडविल कैश में आता है, काय में आता है? कैश में, तो पहले ये एंट्री पास करना पड़ेगा, फिर उसको बांटने की हिडन एंट्री पास करना पड़ेगा, और हिडन एंट्री में हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देन अगर रेज हुआ जो कल हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में या तो कैश होगा या तो रेज होगा, दोनों सिचुएशन एक साथ नहीं पूछ सकता है, या तो कैश या तो रेज, दोनों एक साथ नहीं पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कौन सा सिनेरियो उसने पूछा है, उसके हिसाब से एंट्री बनेगी। आज के सिनेरियो में उसने पे वर्ड यूज किया था, मतलब गुडविल कैश में आ रहा था, तो ये एंट्री और ये एंट्री, इस एंट्री में गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बनेगा। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो हम लोग बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक बार पूरे सम पे नजर मार लेना, बेसिकली पीछे के एडजस्टमेंट पे, और आप देखोगे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर है ना न्यू रेशियो नहीं है, और जब हमारे क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो नहीं होता है ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम होता है। ओल्ड रेशियो आपको पहली लाइन में मिल जाएगा जो कि था 3:2, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बनेगा 3:2। तो हम लोग 16,000 रुपए को बांटेंगे 3:2, मतलब 16,000 into 3 divided by 5, 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,600, और इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो 6,400 आ जाएगा। सेम कैलकुलेशन, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। एक बार ये देख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो नहीं होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ओल्ड रेशियो सेम होता है। तो हमारे क्वेश्चन में आप सारा सम गो थ्रू कर लेना, न्यू रेशियो नहीं है, तो हमने ये कंक्लूजन निकाला सैक्रिफाइसिंग एंड ओल्ड रेशियो सेम है। गुडविल का अमाउंट 16,000 रुपया था जिसको अपने को बांटना है अमल के बीच में और समीर के बीच में, तो हम लोग लिख देते हैं दोनों का अमाउंट। डेबिट के सामने 16, क्रेडिट वालों के सामने उनका अमाउंट 9,600 एंड 6,400। बी गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
ठीक है, हो गया। जैसे ये एंट्री खत्म होगी हम एक लाइन पुट कर देंगे और अगली एंट्री को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन ब्लैंक छोड़ना ताकि साफ सुथरा दिखेगा, वरना सब कुछ जंबल्ड अप दिखेगा। ऐसा लगेगा सम खत्म होने के बाद कि पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है, एग्जामिनर को देखने का भी मन नहीं करेगा। तो हर एंट्री के बाद लाइन पुट करना है, उसके बाद एक लाइन बीच में छोड़ना है, उसके बाद में नया एंट्री स्टार्ट करना है। ठीक है, हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 1 पे थे जहां पे हमने रीड किया था he shall pay 16,000 as his share of goodwill। उसके बाद में फुल स्टॉप है, डाल देना, प्रिंट नहीं हुआ है। 50% अमाउंट ऑफ गुडविल shall be withdrawn by old partner। हमने एक एंट्री सीखा था गुडविल withdrawn by old partner। वो एंट्री कुछ ऐसे थी, वापस से 1 तारीख को हम लोग पुट करेंगे। 1 तारीख ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिखते हैं अमन, समीर, दोनों पार्टनर हैं, उनके नाम के आगे कैपिटल वर्ड ऐड कर देते हैं। दोनों ही डेबिट में है तो 2 बार डीआर लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। अगर आपको याद होगा ये हम लोग ने ना एक दिन पहले किए थे, कल वाले सम से एक दिन पहले किए थे, जिसके अंदर ये 3 एंट्रीज मैंने आपको सिखाया था, कैश टू गुडविल। फिर इसका सीक्वेंस, रेक्टिफिकेशन सीक्वेंस क्या था, गुडविल यहाँ क्रेडिट हुआ है तो गुडविल यहाँ डेबिट होगा, और ये गुडविल किस में बट रहा है, पार्टनर्स में। फिर अगर बोलता है कि गुडविल विथड्रॉल तो पार्टनर्स यहाँ क्रेडिट हुए, पार्टनर्स यहाँ डेबिट होंगे, और फिर क्रेडिट कौन होगा, वो जो पहला बंदा डेबिट हुआ था उसको लाके क्रेडिट कर देगा। ठीक है, ये सीक्वेंस रेक्टिफिकेशन बताया था मैंने कि ऐसे होता है। और इस एंट्री की अकेले वाली लॉजिक कुछ ऐसी थी कि गुडविल जा रहा है, गुडविल बीइंग फिक्टिशियस असेट, आप उसको ऐसे उठा के नहीं ले जा सकते क्योंकि उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो आप गुडविल के नाम पे क्या विथड्रॉ करोगे, तो आप गुडविल के नाम पे रोकड़ा ले जाओगे। अब कैश बिजनेस से जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके लिए कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। पार्टनर रिसीवर है कि वो पैसा किसको मिला, पार्टनर्स को, तो हम लोग बोलेंगे डेबिट द रिसीवर, तो पार्टनर्स डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। सब में चेक करना, वहां लिखा हुआ है 50% ऑफ गुडविल, पूरा गुडविल नहीं ले जा रहे, कितना गुडविल लेके जा रहे, आधा, 50%। तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी, 16,000, जिसका रेशियो के हिसाब से इतना इतना बंटवारा हुआ था। अब ये अपने हिस्से का 50% ले जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 4,800 आएगा, इसका आधा करेंगे तो 3,200 आएगा, दोनों को प्लस करोगे तो क्रेडिट वाली अमाउंट मिलेगी जो कि 8,000 होगी। सम के कंडीशन क्या थे, 50% ऑफ गुडविल बीइंग विथड्रॉन, तो गुडविल आया था 16, विथड्रॉ कितना हुआ 8, और कैसे बटा, तो जितना जिसको मिला था उसका 50% निकाल दो, पता चल जाएगा कि किसको कितना मिला। Being 50% goodwill withdrawn, नरेशन खत्म, एक लाइन पुट कर देंगे। ठीक है, 3 एंट्री एक बार गो थ्रू कर लो। ये 3 पॉसिबल एंट्रीज है जब गुडविल कैश में आएगा, 3 पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल एंट्री जब गुडविल कैश में आएगा। गुडविल कैश में आएगा, ये दो तो कंपलसरी होनी है, इनको कोई नहीं रोक सकता है। ये एंट्री सम पे डिपेंड करता है, सम में अगर बोलेगा विथड्रॉन तो ये एंट्री आएगी, अगर सम में विथड्रॉन नहीं बोलता है तो ये एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ ये 2 एंट्री दिखेगी। रेज बोलता है तो सिर्फ एक ही एंट्री पॉसिबल है, रेज के केस में सिर्फ एक ही एंट्री पॉसिबल है जो कि है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ये वाली गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। रेज के केस में एग्जैक्टली ये एंट्री बनती है, लेकिन इस एंट्री और वो रेज वाली एंट्री में फर्क क्या होता है, ये जो कैश में आता है ना गुडविल, तो वो बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, लेकिन जब गुडविल को रेज किया जाता है तो एंट्री यही होती है, लेकिन हम लोग उसको कौन से रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो ये फर्क है, रेस के केस में मैक्सिमम पॉसिबल एंट्री एक है और वो एग्जैक्टली ये एंट्री है, बट वो बटेगा ओल्ड रेशियो में। कैश में आएगा गुडविल तो ये मैक्सिमम 3 एंट्री है, जिसमें ये 2 कंपलसरी है और ये डिपेंड करता है अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है विथड्रॉन। ठीक है, एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग आगे वाली एंट्रीज पे चलेंगे।
ये पहला वाला एडजस्टमेंट था जिसके अंदर 3 एंट्री बनी है, एक बार देख लो फिर हम लोग आगे चलते हैं। Adjustment number 2. He shall have to bring 20,000 as his capital for 1/4 share. कैपिटल लेकर आ रहा है तो कैपिटल की एंट्री वापस से एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, एक तारीख डेट डालेंगे। कैपिटल लाने की एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन न्यू पार्टनर का नाम लिखेंगे। न्यू पार्टनर का नाम क्या है? परेश। पहली लाइन में दिया हुआ है बैलेंस शीट के बाद, परेश कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया कैपिटल ला रहा है? 20,000 रुपए। Being capital introduced in cash, हो गया। अब यहां से जो एडजस्टमेंट चल रहा है, ये सारे एडजस्टमेंट का लेना देना है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ होगा। आपको याद होगा कि जब असेट और लायबिलिटी रीवैल्यू होती थी तो एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता था और दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता था। ये एंट्रीज कैपिटल की और गुडविल की एक तरफ और बाकी आधा सम एक तरफ हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग रीवैल्यूएशंस वाली एंट्री उठा रहे हैं। For the purpose of Paresh admission, it was agreed that the asset would be revalued as follows. अब revaluation के बारे में बता रहा है। Land and building to be valued at 60,000. Land and building की पुरानी वाली वैल्यू चेक करो बैलेंस शीट में, आपको 50,000 दिखेगी। उसने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाने बोला है ना, 60 करने बोला है ना, तो कितने रुपए से बढ़ाने बोला है? 10,000। और जब असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा है नुकसान है? असेट की वैल्यू बढ़ेगी, फायदा है नुकसान है? फायदा है। आपको याद होगा तो लॉस डेबिट में जाता है और फायदा किधर जाता है? क्रेडिट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। अगर नुकसान होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और अगर फायदा होगा तो क्रेडिट में। इस एंट्री में फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? इस एंट्री में फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? तो आप लोग ने बोला कि असेट की वैल्यू 10,000 से इंक्रीज हो रही है, पहले 50 था अब 60 बनाना है, मतलब फायदा हो रहा है। किस असेट पे फायदा हो रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहां पर आएंगे और लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 10,000। ये रफ वर्क है, इसको बनाना है। ये एट द एंड अपने को वैसे भी लगेगा, ठीक है। तो ये बनाना है, वर्किंग नोट पे बनाना है, ये अपने को एंड में लगेगा। तो 10,000 रुपए का फायदा हुआ। इसकी कोई जर्नल एंट्री बोल सकता है मुझको? इसकी कोई जर्नल एंट्री बोल सकता है मुझको? लेजर को देख करके जर्नल एंट्री कैसे बनती है? ये लेजर है, इसको देख करके जर्नल एंट्री कैसे बनती है? अगर आपको 11th स्टैंडर्ड याद होगा तो हम लोग जर्नल देखते थे, लेजर बनाते थे। तो अगर जर्नल को देख करके लेजर प्रिपेयर हो सकता है तो हम लोग रिवर्स मोड में भी तो आ सकते हैं, उल्टा भी तो चल सकते हैं। हम लोग लेजर को देख करके जर्नल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसकी जर्नल एंट्री कोई बताएगा? मैंने 11th में ना जर्नल ये लेजर को रीड करना सिखाया था। जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको लेजर रीडिंग आती होगी, वो अलग बात है, वो लोग अभी तक शायद भूल गए होंगे लॉकडाउन के मजे के अंदर। ठीक, मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि लेजर को कैसे रीड किया जाता है। ठीक, अगर एंट्री उस तरफ पड़ेगी या एंट्री इस तरफ पड़ेगी, अभी ध्यान से फोकस करना, मैं वापस से बता रहा हूँ। ये कौन सा अकाउंट है? ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है ये? रीवैल्यूएशन अकाउंट है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अगर मैं यहां कुछ लिखता हूं एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे लिख देता हूं 2 RDD, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी पता है?
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, इसकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। कि कोई ये मेन अकाउंट कौन सा है, रीवैल्यूएशन, और ये एंट्री कौन से साइड पे पड़ी है, डेबिट के, तो आरडीडी डेबिट नहीं हो रहा है, कौन डेबिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन। कौन डेबिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, और आरडीडी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप यहां पे आरडीडी को डेबिट वाले साइड में लिखते हो, इट डज नॉट इंडिकेट कि आरडीडी डेबिट हो रहा है। आपने किसके डेबिट में लिखा है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है, तो डेबिट कौन हो रहा है, रीवैल्यूएशन, तो ऑपोजिट साइड जाके किसका नाम लिख देंगे, आरडीडी, ठीक है, और ऑपोजिट में 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि वो क्रेडिट वाली साइड हो जाएगी। यही देख करके कोई मुझे लैंड एंड बिल्डिंग का बता सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग का, जैसे इसको हम लोग बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, तो मुझे कोई लैंड एंड बिल्डिंग वाली जर्नल एंट्री बता सकता है क्या? आप लोग सोचो थोड़ा सा कि क्या एंट्री होगी अपने दिमाग के अंदर, फिर मैं बताता हूं आप लोग ने कैसे गलत सोचा। जर्नल एंट्री मैं बताता हूं आप लोग क्या सोच रहे होंगे, मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे, अराउंड 90% मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। कुछ लोग जो होंगे वो लोग शायद थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा चला लें तो उनको पहली बार में सही एंट्री मिल जाएगी। 90% ऑफ लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं लिखता हूं, आप लोग एग्री करोगे वहां बैठे बैठे, आप लोग बोलोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट बाय नहीं टू, ये टू वाली साइड है तो आप लोग टू ही बोलोगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग, आप लोग ये बोलोगे। 90% ऑफ लोगों ने ये सोचा होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है तो क्लैप्स फॉर यू, आप बहुत सही सोच रहे हो, ठीक है। देखो क्रेडिट वाला आइटम जो होता है ना, क्रेडिट वाला आइटम वो कभी ऊपर नहीं आ सकता है, ऊपर मतलब पहली लाइन में। क्रेडिट वाला आइटम हमेशा सेकंड लाइन में होता है। कौन से लाइन में होता है, सेकंड लाइन में। मतलब अगर आप किसी आइटम के सामने 2 लिखते हो या आप किसी आइटम को डेबिट, ये डेबिट के नीचे वाली लाइन में लिखते हो, मतलब आप उसको क्रेडिट बोल रहे हो, आप उसको क्या बोल रहे हो, क्रेडिट। जैसे कि यहाँ पे गुडविल डेबिट हुआ है तो ये लोग अपने आप क्या बन जाएंगे, क्रेडिट। यहाँ पे 2 आइटम डेबिट हुआ है और जिसको हम लोग ने पैराग्राफ करके थोड़ा सा आगे लिखा था वो क्या बन जाएगा, क्रेडिट। ये लॉजिक होता है, ये अकाउंट्स का प्रेजेंटेशन है कि किस तरह लिखा जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि डेबिट, इसको ऐसे रीड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, तो हमने लिख दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, तो इसको ऐसे होना चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। टू इसके लिए पता है कि तुम लोग को पता है क्रेडिट में 2 आता है, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। ये गलत है। करेक्ट आंसर क्या है, मैं वो लिख देता हूं। करेक्ट आंसर है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बताता हूं। ध्यान से सोचना, आपको सब पता चलेगा कि क्या हो गया। यहां पे जैसे मैंने बोला, यहां पे आरडीडी डेबिट नहीं हुआ है, डेबिट कौन हुआ था, रीवैल्यूएशन। तो क्या यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट हुआ है ना, लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट नहीं हुआ है। आपने किसके साइड में क्रेडिट लिखा है, तो आपने रीवैल्यूएशन के साइड में क्रेडिट लिखा है। किसके साइड में क्रेडिट लिखा है, रीवैल्यूएशन। तो क्रेडिट में जाके किसका नाम लिखना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन। तो अपने आप डेबिट में कौन आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। मैं फिर बोलता हूं, आप लोग ने ये सोचा ना, आपने बराबर बोला रीवैल्यूएशन क्रेडिट, आपने बराबर बोला, लेकिन रीवैल्यूएशन क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट वाला आइटम पहली लाइन में हो ही नहीं सकता है, तो आपको उठा के उसको किधर रखना पड़ेगा, सेकंड लाइन में। तो पहली वाली लाइन में कौन चला जाएगा, ये वाला आइटम जिसको आपने यहाँ पे नीचे रख दिया। ये समझना बहुत जरूरी है। आपकी जर्नल एंट्री आधे मार्क्स यहीं पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे पूरे सम में, हर सम में तो एक एडजस्टमेंट होता है गुडविल के ऊपर, एक एडजस्टमेंट होता है कैपिटल के ऊपर, बाकी 3 या 4 एडजस्टमेंट होते हैं असेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करने के ऊपर।
ठीक है। तो ये अगर जर्नल एंट्री आपको सीखनी है तो आपके भेजे के अंदर या आपके दिमाग में ये बात फिट करनी पड़ेगी, लेजर को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। अगर एंट्री इधर है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रीड करो। कैसे रीड करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, ठीक है। अगर एक आइटम में दूसरा लिख दूं उसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख दूं क्रेडिटर, तो हम लोग पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये उसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। लेकिन अगर कोई आइटम क्रेडिट वाले साइड पे लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं रीवैल्यूएशन क्रेडिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग, उसका ये मतलब नहीं। उसका मतलब ये है कि हाँ आपने सही पकड़ा, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और हम लोग क्रेडिट वाले आइटम को हमेशा कौन सी लाइन पे लिखते हैं? सेकंड लाइन पे। तो भैया डेबिट कौन हुआ? डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, तो एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। या फिर मैं इसके अंदर एक दूसरा आइटम लिख दूं बाय डेटर्स, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? ये क्रेडिट में है। किसके क्रेडिट में है? रीवैल्यूएशन, तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट में जाएगा। तो डेबिट कौन होगा? डेबिट डेटर होगा। प्रेजेंटेशन को ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन हमेशा क्रेडिट में होगा। ऑपोजिट साइड जो होगा या दूसरा जो बंदा होगा उसको डेबिट में डालना पड़ेगा अगर एंट्री ये साइड पर है। होप कि आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना कि क्या चल रहा था इसके अंदर, ठीक है। आई एम होपिंग माय बेस्ट कि आपको समझ आ गया होगा कि हाउ टू रीड लेजर। और जिनको नहीं समझ में आया होगा अभी भी, तो अभी और एंट्रीज बाकी है जो अभी ये सब में प्रोसीड कर रही है, शायद तब तक आपको समझ में आ जाए कि एंट्री कैसे बन रही है। तो करेक्ट एंट्री ये थी, मैं ये वाली एंट्री को वहां पे डंप कर रहा हूं। 1 तारीख लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 आपने वहां पे देखो 10,000 लिखा वर्किंग नोट में अमाउंट के पॉइंट। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं LNB, रीवैल्यू, ठीक है। अमाउंट देख लेना बराबर किसके सामने लिखा है। 2 अलग अलग लाइन पे है, पहला वाला लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा वाला रीवैल्यूएशन। शायद टेढ़ा दिख रहा होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। उसको बराबर आप लोग अपने नोटबुक के अंदर कॉपी करना। आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर B, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 16,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू चेक करोगे तो 20 है। वैल्यू बढ़ रही है गिर रही है? तो सर 4,000 से गिर रही है। गिर रही है तो फायदा है नुकसान है? सर गिर रही है ना तो लॉस है, ठीक है। लॉस है तो किधर लिखेंगे? डेबिट में। किसकी वजह से लॉस हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी।